आप सभी का स्वागत अभिनंदन सांवरे ट्रेनिंग क्लासेस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज वर्तमान के परिदृश्य के अनुसार सभी शिक्षण संस्थाएं बंद होने के कारण अनेक गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के सामने शिक्षा को लेकर एक समस्या उभर कर सामने आई है। जैसे कि वह अपनी अध्ययन प्रक्रिया को सतत नहीं कर पा रहे हैं और उनके समक्ष अनेक बाधाएं सामने उभर कर आ रही हैं। इसी समस्या को दूर करने का एक मेरे द्वारा छोटा सा प्रयास किया गया आप लोगों के लिए। दरअसल हम क्लास 6 to 10 के लिए एंटीबॉडी स्पेशल साइंस और एसएसटी के सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करता हुआ चलता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ क्लास 6 to 10 के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, अपितु यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही लाभप्रद साबित होगा जितना कि क्लास 6 to 10 के विद्यार्थियों के लिए। वैसे आज हमारी क्लास एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो 4 पिलर होते हैं, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। क्लास 6 में अर्थशास्त्र नहीं होता है। क्लास 9 से अर्थशास्त्र टॉपिक हम कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारा एसएसटी के अंतर्गत मेनली 4 पिलर होते हैं। चारों पिलर का मैं बात आपको बता देता हूँ। एक इतिहास होगा, एक अपना भूगोल रहेगा, इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, नागरिक शास्त्र रहेगा, चौथे पिलर के रूप में अर्थशास्त्र। इन चारों टॉपिक को हम एसएसटी के अंतर्गत एसएसटी, इसको नॉर्मली हिंदी में सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मेरे लिए 4 सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे और एक और सब्जेक्ट हम लेकर चलेंगे हमारी कक्षाओं के अंतर्गत, वो रहेगा विज्ञान सब्जेक्ट। हमारी पहले कोशिश होगी कि हम इन चारों पिलर को कवर करते हुए साइंस को भी साथ में लेकर चलें। आज की हमारी कक्षाएं भूगोल पर केंद्रित होगी। किस पर केंद्रित होगी? भूगोल पर। मेरे पढ़ाने के तरीके को आपको पहले मैं अवगत करा देता हूँ कि पढ़ाने का तरीका ये होगा कि आपको पहले स्लाइड दिखाई जाएगी शॉर्ट नोट्स के रूप में। आपको वीडियो को पॉज करके उसको नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में लिखना होगा और फिर उस स्लाइड को मैं अपने तरीके से या तो बोर्ड के माध्यम से समझा पाऊँ तो वो, नहीं तो उसी स्लाइड में अगर वो समझाना संभव हो पाया तो उसी में समझाने का पूरा प्रयास करें। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अपन भूगोल से शुरुआत कर रहे हैं। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल को चैप्टर हमने उठाया क्लास 6 से और क्लास 9 से। ठीक है, क्लास 6 और 9 को दोनों को कंबाइन करके एक चैप्टर जो दोनों में कॉमन है, भारत का भूगोल। क्लास 6 में लेवल थोड़ा कम होता है, क्लास 9 में लेवल अधिक हो जाता है। तो हम सभी चीज को क्लास 6 को भी लेके चलना है, 9 को भी लेके चलना है और जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये फायदेमंद होगा तो उन चीजों को भी लेके चलना है। सभी चीज को हम एक जगह संग्रहित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्लाइड शो करता हूँ, स्लाइड के माध्यम से अपना करके शुरू कर देंगे। ठीक है, अब आपको स्लाइड शो हो रही होगी, नहीं हो रहेगी तो 1 मिनट वेट कीजिए, स्लाइड जैसे ओपन होगी कुछ समय का इंतजार कीजिएगा। ठीक है, आपको पहली स्लाइड दिखाई दे रही है जिसमें आज हमारी क्लास में कौन कौन सा टॉपिक को कवर करेंगे उन सभी टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं।
किस क्लास का, कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है। क्लास 6 का 16वां चैप्टर और क्लास 9 का 3rd चैप्टर। ठीक है, अध्याय नंबर 3 है क्लास 9 का। इसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे कि भूगोल, भूगोल क्या है। फिर हम देखेंगे भारत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्लोब पर भारत की स्थिति और उसका विस्तार देखेंगे, भारत की राजनीतिक सीमाएं देखेंगे और लास्ट में हम आज की क्लास में देखने का प्रयास करेंगे भारत की या भारत का भौगोलिक वर्गीकरण या भारत का उपजापन। इसी को भूगोल स्वरूप बोल सकते हैं, भारत का भौगोलिक स्वरूप। पांचों टॉपिक को हम कवर वीडियो पोस्ट करके पांचों टॉपिक को आउटलाइन के रूप में लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले पहला टॉपिक, भूगोल क्या है। नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी, भूगोल क्या है। भूगोल को एक शब्द ज्योग्राफी कहा जाता है, जानते हैं। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। एक शब्द जहाँ जियो है, वहीं दूसरा शब्द ग्रोफिया है। जियो का अर्थ यहाँ पर संबंधित किया जाता है, वहीं ग्रोफिया का अर्थ इसका वर्णन। किसका वर्णन? जियो का वर्णन। जियो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के वर्णन को कहते हैं जियोग्राफी। दोनों शब्द कौन से? ग्रीक भाषा के। अब पृथ्वी का वर्णन तो हो रहा है, ठीक है, हम समझ गए कि ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं जो दोनों मिलकर पूरा पृथ्वी का वर्णन। तो हम देखेंगे पृथ्वी का वर्णन किस आधार पर, किस चीज को हम केंद्र में रखेंगे। तो हम कहेंगे मानव और एटमॉस्फेयर है, जो पर्यावरण है, इसके हित में पृथ्वी का ही अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करके पृथ्वी का वर्णन स्पष्ट करना ही भूगोल कहलाता है। यही इसकी सटीक डेफिनेशन होगी। क्या होगी? आप अगर लिखेंगे इसको तो किस प्रकार से लिखेंगे? भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो तथा ग्रोफिया। जहाँ जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्रोफिया का अर्थ होता है वर्णन। अर्थात मानव और पर्यावरण के हित में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। क्लियर हुआ? फिर आप देखेंगे कि भूगोल शब्द की आखिर उत्पत्ति हुई, तो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया है या भूगोलवेत्ता ने किया है? भूगोलवेत्ता मतलब भूगोल का ज्ञाता, भूगोल का वैज्ञानिक या भूगोल शाखा से जुड़ा हुआ है वैज्ञानिक, तो उसको बोलते हैं भूगोलवेत्ता। तो एरिस्टोथेनीज एक ग्रीक वैज्ञानिक के ग्रीक भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में एरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो इस स्लाइड में आपने समझा भूगोल क्या है, इसके पिता कौन है, किस आधार पर पिता कहा जाता है कि इन्होंने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब देखो फिर हम दूसरे टॉपिक के रूप में हमने देखा था जो कि शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, जिसको हम देखने का प्रयास करते हैं। दरअसल हमें प्राचीन काल में आज वर्तमान जो भारत और इंडिया नाम से जो प्रचलित हमारा देश है, यह भूभाग पहले विभिन्न नामों से जाना जाता था। तो विभिन्न नामों से जाना जाता था, इसका अर्थ यह होगा कि किस आधार पर भिन्न भिन्न इनके नाम हुआ करते थे। तो सर्वप्रथम एक नाम दिखाई देता है प्राचीन काल में, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का मतलब क्या है? ये एक क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष है। कहाँ का क्षेत्र विशेष है? पूरी पृथ्वी, हमारी पूरी पृथ्वी के सेंटर भाग में एक गोलाकार संरचना हुआ करती थी। उस गोलाकार संरचना को ही या परवलयाकार संरचना को ही जम्बू द्वीप का नाम दिया गया। ये कहाँ पर अवस्थित है आज वर्तमान में हम देखें तो यह मध्य एशियाई क्षेत्रों के आसपास अवस्थित है, जिसमें भारत का भी कुछ अंश शामिल है। जैसे कि आज वर्तमान में कजाकिस्तान, आप एटलस उठाकर देखिएगा, एशिया महाद्वीप का मैप उठाना और मध्य एशिया में विभिन्न देशों के नाम ढूंढने का प्रयास करना। सर्वप्रथम आप कजाकिस्तान देखिएगा, आपको तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, कुछ भाग रूस के, चाइना के, इंडिया के, पाकिस्तान के, ऐसे विभिन्न भाग आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, ये पूरा क्षेत्र जिसमें भारत के भी अंश शामिल है। इस जम्बू द्वीप में 6 पर्वत हुआ करते थे। 6 पर्वत में से एक पर्वत का नाम है समेरु पर्वत। क्या नाम है? समेरु पर्वत। समेरु पर्वत आज का आप देख लीजिए हिमालय पर्वत। इस समेरु पर्वत के दक्षिण में अवस्थित भूभाग को ही भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, या फिर हम सीधा कहें कि जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। फिर हमारे दिमाग में एक प्रश्न फिर उठेगा
भारतवर्ष भारत नाम कैसे पड़ा? तो एक राजा दुष्यंत हुआ करते थे और उनकी पत्नी शकुंतला हुआ करती थी। दोनों के विवाह के उपरांत एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है भरत। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र है भरत, जो कि छोटे बालक में ही विराट पराक्रमी शक्ति में निहित थी। अपने बाल्यावस्था में इन्होंने आपने बुक्स में देखा होगा कि शेर के दांत गिन तो बहुत बलशाली, शक्तिशाली, पराक्रमी, जो आप कहना चाहें, वो भरत में दिखाई देती है। इसी नाम से इस भूभाग का नाम भरत नाम के बच्चे के आधार पर इस भूभाग का नाम क्या रखा? भारतवर्ष, जो कि कैलाश पर्वत के निकट अवस्थित है। तो आपको क्लियर होगा जम्मू द्वीप किस आधार पर नाम रखा है पूरा भूभाग का। क्या जम्मू द्वीप भारतवर्ष से बड़ा है या भारतवर्ष जम्मू द्वीप से बड़ा है? तो यहाँ स्पष्ट हो जाएगा जम्मू द्वीप के अंतर्गत ही भारतवर्ष आ रहा है। इसका मतलब सेट हो गया हमारा जम्मू द्वीप और सब सेट हो गया हमारा भारतवर्ष। ठीक है, ऐसे जम्मू द्वीप में अनेक देश शामिल थे जिसमें भारत एक था, जो कि सुमेरु पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, ये है जम्मू द्वीप, जो भारत का प्राचीन काल में हमें नाम दिखाई देता है, पुराणों में दिखाई देगा आपको। ठीक है, वायु पुराण में मिल जाएगा आपको। वायु पुराण में राजा दुष्यंत और शकुंतला ने उसके जन्म से ही भरत नाम की भरत पुत्र प्राप्त हुआ, उसके बाद भारतवर्ष का ये पुराणों में मिल जाएगा वायु पुराण। फिर देखेंगे हम आर्यवर्त किस नाम किस आधार पर उनका नाम पड़ा। प्राचीन काल में ही मध्य एशिया से आर्यों का आगमन भारत में हुआ, ऐसा माना जाता है। इसके कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है, लेकिन एक मोटे रूप में कह सकते हैं कि मध्य एशिया से आर्य भारत आए, यूरोप से आए, यूनान से आए, कि कहाँ से आए ये अभी तक तथ्य प्रमाणित नहीं है, लेकिन मोटे रूप में एक सबसे ज्यादा प्रमाणित कह सकते हैं, ज्यादा मान्य आर्यव्रत मध्य एशिया से आर्य लोग आए और इन्होंने भारत के जो भूभाग है, जो आज जिसे हम आज भारत कह रहे हैं, जिसके भूभाग को उन्होंने अपना निवास स्थल बनाया और इसी निवास स्थल को उन्होंने आर्यवर्त नाम दिया। आर्यवर्त नाम दिया। तो इस आधार पर इस भूभाग का आज का जो भारत है, इस भूभाग का नाम क्या हुआ करता है प्राचीन काल में को? आर्यवर्त। तीसरा नाम हिंदुस्तान में दिखाई देता है। अरबी पश्चिम से आए थे, फारसी पश्चिम से आए थे। ये अरबी और फ्रांसीसी लेखक आए यहाँ पे, इनके द्वारा भारत को विभिन्न नाम से संबोधित किया गया, जिसमें एक था हिंदुस्तान। इन्होंने भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान। भारतीय भूभाग को उन्होंने हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। यहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं। अरबी और फारसी क्या होते हैं कि स को ह से उच्चारण करते थे, स को ह से उच्चारण करते, जैसे सिंधु को हिंदू, सिंधु नदी को कहेंगे वो हिंदू नदी, और इसके पूर्व में अवस्थित भूभाग को इन्होंने कह दिया कि सिंधु के पूर्व में स्थित अर्थात हिंदू के पूर्व में स्थित स्थान को ही हिंदुस्तान कह दिया। क्लियर हुआ? मैं आपको अभी स्लाइड ऑफ करके बोर्ड में बताऊंगा और इंडिया में प्रवेश इंडिया का बता देता हूँ, फिर हिंदुस्तान इंडिया दोनों को बताऊंगा मैप में कैसे कैसे का नामकरण हुआ इंडिया और हिंदुस्तान। ठीक है, फिर इंडिया नाम देखते हैं यूनान के यात्रियों द्वारा। जैसे कि ये अरबी और फारसी लोग सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, ऐसे ही यूनान के लोग सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। ठीक है, सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। इस इंडस के पूर्वी भाग में अवस्थित भूभाग को इन्होंने इंडस के आधार पर इंडिया कहा। जैसे कि अरबी फारसी ने सिंधु को हिंदू नदी कह के इसके पूर्व में अवस्थित भूभाग को क्या कहा? हिंदुस्तान। तो वैसे ही यूनान के यात्रियों द्वारा सिंधु नदी के पूर्व में अवस्थित भूभाग को इंडिया नाम से संबोधित किया। मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ। स्लाइड क्या व्हाइट बोर्ड पर। देखिएगा, इसको मैं रफ करूंगा। भारत का मैप बनाएंगे। ठीक है,
त्यारबाद, ठीक है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती तिब्बत क्षेत्र में, सिंधु नदी निकलती हुई पाकिस्तान से होती हुई बंगाल के अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ से पाकिस्तान की सीमा प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी को अरबी और फारसी ने क्या कहा? अरबी और फारसी यात्रियों ने क्या कहा था? हिंदू नदी। सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी। वहीं यूनान के लोगों ने क्या कहा? इसको कहा इंडस। इंडस, ठीक है। सिंधु नदी को अरबी और फारसी ने कहा हिंदू नदी और यूनान के लोगों ने कहा इंडस रिवर, ठीक है। फिर ये सिंधु नदी है, प्रवाह की दिशा ये है दक्षिण में, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा पूर्वी भाग, ठीक है। तो इस पूर्वी भाग को इस हिंदू के आधार पर फारसियों ने कहा हिंदुस्तान। वहीं यूनानी ने इंडस नदी के पूर्वी भाग को क्या नाम कहा? इंडिया। तो किस आधार पर नाम पड़ा है? हिंदुस्तान और इंडिया के पूर्वी भाग, सिंधु नदी के पूर्वी भाग को अरब फारसी ने कहा हिंदुस्तान और यूनान के यात्रियों ने कहा इसको इंडस रिवर, और इंडस रिवर का था पूर्वी भाग को कह दिया उन्होंने इंडिया। क्लियर है? वापस हम स्लाइड पर, ठीक है। इस स्लाइड में चलते हैं। आपको अगर वर्तमान में पूछे आपसे, अगर आज जबकि भारत के अनेक नाम जो थे, कितने नाम भारत को किन किन नाम से संबोधित किया जाता है? भारत के कितने नाम हमें मिलते हैं प्राचीन काल मध्यकाल में? तो हमें तीसरा हमारा टॉपिक है, तीसरा हमारा पॉइंट्स जिससे आपको बता दी स्थिति और उसका विस्तार। हम पहले देखते हैं इसकी ग्लोबल भारत की स्थिति। भारत की स्थिति को जानने से पहले हमें देखना होगा कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं क्या होती है। 7th चैप्टर में हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे पूरे विस्तार से, लेकिन आपको यहाँ जितनी आवश्यकता है उतना मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती है? आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि आड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा या वर्टिकल लाइन, तीन नाम बोले मैंने, आड़ी रेखा, वर्टिकल लाइन या क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा है, आपको स्पष्ट होगा स्लाइड में कि ऊर्ध्वाधर रेखा या खड़ी रेखा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम देशांतर रेखा कहते हैं। समझ गए? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों वास्तविक रेखाएं न होकर काल्पनिक रेखाएं। आज आप अगर मैं आपको बता दूं आपको अक्षांश रेखाएं ऐसी खड़ी रेखाएं आप ढूंढने चले जाओ तो मिलेगी, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं क्यों बनाई गई ये रेखाएं, इसका वर्णन चैप्टर में क्लास 6 की चैप्टर नंबर 7, ठीक है। अब आपको पता चल गया अक्षांश रेखा देशांतर रेखा क्या होती है मोटे रूप में। अब भारत की स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने पूरा गोला बना रखा है, गोला नहीं है, पूरी अर्थ है हमारी। क्या पूरी अर्थ? मतलब पूरा पृथ्वी है हमारी, ठीक है। पूरी पृथ्वी पे मैंने एक बीच में एक लाइन खींच रखी है, खड़ी लाइन, जिसको हम ऊर्ध्वाधर लाइन कह रहे हैं। तो बताइए ये क्या हो सकती है? अभी बोला है मैंने देशांतर रेखा कैसी होती है? खड़ी रेखा है। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो देशांतर रेखा, तो हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और जो आड़ी रेखा एक खिंची हुई दिखाई दे रही है डार्क लाइन में आपको, तो वो हो गई अक्षांश रेखा पर कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब हमने पृथ्वी पे 4 पार्ट कर दिए, मतलब ये केक है तो उसका हमने 4 हिस्से कर दिए। अगर हम ऊर्ध्वाधर रूप से इसको काटा तो एक पूर्वी भाग बनेगा, एक पश्चिमी भाग बनेगा, और एक प्रकार से ये वृत्त नहीं है, ये गोला है, एक बॉल समझ लीजिए, बॉल। बॉल को बीच में से काटिए आप, एक ऊपर की वाली बॉल बन जाएगी, एक नीचे वाली बॉल बनेगी। ऊपर वाली बॉल को हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध गोले का अर्धगोलार्ध, और दक्षिण के आधे गोले को हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे पूर्व का भी कटेगा, पश्चिम का कटेगा तो उसको हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति आपको दिखाई दे रही है कि पूर्वी गोलार्ध में भी आ रही है और उत्तरी गोलार्ध में भी आ रही है। तो हम कहेंगे कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, ठीक है।
तो तीसरा पॉइंट में हमारा लिखा हुआ है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। तो हमने कह दिया है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। फिर विस्तार की बात करते हैं कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो बीच में आड़ी रेखा खींची है, जिसको हम क्षैतिज रेखा के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं, इसके ऊपर भी अनेक अक्षांश रेखा है, नीचे भी इसके अनेक अक्षांश रेखा है। ऐसे देशांतर रेखा भी पूर्व में अनेक देशांतर रेखा है और पश्चिम में भी अनेक देशांतर रेखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे भारत किस अक्षांश तक विस्तार है और पूर्वी भाग में देखेंगे किस देशांतर से किस देशांतर तक का इसका विस्तार है। तो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश मतलब उत्तरी अक्षांश। तो ये भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार है। ये नीचे अपना तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर लद्दाख आज वर्तमान में, तो ये हो गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक। पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि 6 मिनट और 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश क्या शो कर रहा है। अंडमान निकोबार भारत का एक द्वीप समूह है जिसका विस्तार जो तमिलनाडु का दक्षिण छोर है उसके भी थोड़ा और नीचे तक जाता है। तो उसका अक्षांश होगा जितना इस मेन 0 डिग्री अक्षांश रेखा के करीब 1 2 3 ऊपर जाएंगे, ऐसे नीचे भी 0 1 2 3 ऐसे जाएंगे। तो 6 डिग्री पूरा अक्षांश देशांतर रेखा वाले चैप्टर में बताऊंगा पूरा अच्छे विस्तार से। 6 डिग्री 4 मिनट से जो अपना ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार में एक द्वीप नाम है, उसका द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार, वहीं से उसका विस्तार है। तो उसका विस्तार वहीं से अगर देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक। ऐसे पूर्वी देशांतर देखें तो 67 डिग्री 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का पूर्वी गोलार्ध में विस्तार दिखाई देता है। तो ये हो गया विस्तार। ठीक है, फिर एक और आपको डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम में कितना किलोमीटर विस्तार है उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण का और पूर्व पश्चिम का। तो पूर्व पश्चिम का आपको दिखाई दे रहा है 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर भारत का विस्तार, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। वैसे ही लद्दाख के काराकोरम से तमिलनाडु के केप कैमोरियन कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर विस्तार भारत का हो जाता है। क्लियर है। अब आपको मैं स्लाइड पर कुछ और चीजें बताऊंगा इससे संबंधित जो एक डायग्राम बोर्ड पर रहिएगा। इसको रफ करूंगा बोर्ड को थोड़ा। यहाँ पर राज्य पूर्व में सबसे पूर्वी छोर पर भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण छोर पर एक राज्य है तमिलनाडु, उत्तरी छोर पर केंद्र शासित प्रदेश है। पहले क्या था, राज्य था, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, लद्दाख। और पूर्वी छोर में, पश्चिमी छोर में एक राज्य है, उसका नाम है गुजरात। लेकिन सबसे उत्तर में राज्य कौन सा है, एक ना मैंने यहाँ से लिया है ऐसे, इधर की सीमा यहाँ पे टच नहीं करवाई, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। आपसे अगर पूछूं सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर में बोल देना गलत हो जाएगा। सबसे उत्तर में हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में तमिलनाडु, पूर्व में गुजरात। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख सबसे ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, मैं एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करके बनाते हैं ताकि मैं आपको अंडमान निकोबार बता पाऊँ। अंडमान निकोबार 1 2 3 4 5 6 ये 7। ठीक है, 7 ये 4 द्वीप, ये इसका नाम है अंडमान।
और नीचे के 3 द्वीप है उसका नाम है निकोबार। ठीक है, देखते हैं जो सबसे नीचे द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार नाम, ग्रेट निकोबार। उसके ऊपर वाला है मध्य निकोबार, ये हो जाएगा अपना कार निकोबार। तो निकोबार के सभी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, कार निकोबार, मध्य निकोबार और ग्रेट निकोबार। क्लियर है? फिर आप अंडमान में देखेंगे, अंडमान में सबसे ऊपर है उत्तरी निकोबार, उत्तरी अंडमान, अंडमान के बाद उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और एक और बचा उसका नाम है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान क्या नाम होगा? अब देखना, यहाँ सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है की-बी-थू। अगर आपसे पूछे तो पूर्वी अंतिम छोर कौन सा है, पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम है की-बी-थू। ऐसे पश्चिम में देखा जाए तो उसका नाम है बुहार मोती, बुहार मोती। कहाँ पे है? गुजरात। ऐसे उत्तर में देखेंगे तो इसका नाम है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, इंदिरा काल। इस पॉइंट का नाम इंदिरा काल। कहाँ पे है? लद्दाख। स्थल का दक्षिणतम बिंदु, स्थलीय भाग का दक्षिणतम बिंदु, इसका नाम है केप केमोरियन, केप केमोरियन, केप केमोरियन, केप केमोरियन। दूसरा नाम इसका दिखाई देगा आपको कुवारी अंतरीप, कुवारी अंतरीप। अंतरिक्ष क्या होता है? ऐसी संरचना होती है केप टाइप की, केप, इसको बोलते हैं केप या फिर अंतरिक्ष। केप बोलते हैं या अंतरिक्ष बोलते हैं। लेकिन संपूर्ण भारत का द्वीप को भी मिलाकर सबसे दक्षिणतम एक बिंदु दिखाई देता है, ये बिंदु का नाम है, मैं यहाँ लिखा उसका, ये जो बिंदु है ग्रेट निकोबार के नीचे, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। कहाँ अवस्थित है? ग्रेट निकोबार। लेकिन 2004 में सुनामी आई थी तो उसमें ये डूब चुका है। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि सबसे उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य, पूर्वी राज्य, पश्चिमी राज्य, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिम पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु। भारत का, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। कितना क्लियर है? इस चीज को आप नोट करना, वीडियो को पॉज करके इसको मैं फॉलो कर देता। ठीक है, अब स्लाइड में आता हूँ मैं। देखिएगा, आगे चलते हैं। इस स्लाइड में आपको देखना है कि भारत की पॉइंट के रूप में देखा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किन किन देशों से लगती है। भारत की भौगोलिक सीमाएं, जिसका नाम है सीमा। अब भारत की भौगोलिक सीमा को देखिए तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है, नेपाल सीमा को स्थलीय करते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका, श्रीलंका को भारत के रूप में कैसे करते हैं? श्रीलंका लिखो, आप जूम करके देख सकते हैं। तो हमारे स्थलीय भाग से जुड़े हुए देश कितने हैं? 7 देश हमारे पड़ोसी देश, श्रीलंका पड़ोसी, जो कि निकटतम पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी, निकट नहीं, निकटतम मतलब निकट के पाकिस्तान बड़ा ऐसा कहा, निकटतम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। इसमें आपको दे रहा है कि सबसे ज्यादा सीमाएं किसकी भारत को छूती है, तो बांग्लादेश ऐसा देश है जिसकी सर्वाधिक सीमाएं भारत को छूती है। मतलब भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश को छूती है? भारत की सबसे सीमा, मतलब भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश को छूती है? वो है बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर भारत की सीमा चीन को सबसे ज्यादा छूती है।
चौथे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर म्यांमार और नेपाल, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान और श्रीलंका छूटेंगे। ठीक है। अब कौन कौन से राज्यों में दिखाई दे? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और लद्दाख टेरिटरी पाकिस्तान को छूती है, और लद्दाख टेरिटरी अफगानिस्तान को छूती है। चाइना को लद्दाख टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार वेस्ट बंगाल देखिएगा। नेपाल को कौन कौन छुएगा? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। लेकिन चीन को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, बीआई बिहार, बीबी वेस्ट बंगाल, एसके सिक्किम। अब भूटान को कौन टच करता है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश को वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा। इसकी सीमा छूटी। क्लियर है इतना? अब आगे की स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड आप खोल के देखिएगा, इसका संपूर्ण लिखना है, लेकिन बड़े मोटे रूप में आप इसको समझ कर। ठीक है। भारत का भौगोलिक वर्गीकरण का हम अध्ययन करेंगे। तो भारत के भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर भारत के पूरे भूभाग को हम 5 प्रकार से डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे। ऐसा डिविडेशन क्यों किया जाता है, इतना डिवाइड क्यों जाता है, विभाजित क्यों किया जाता है, ऐसा किया जाता है क्योंकि इसका सीधा अर्थ है कि अध्ययन में सुविधा हो जाए। अध्ययन में सुविधा के दृष्टिकोण से भौगोलिक वर्गीकरण को हम 5 भागों में वर्गीकृत करके करेंगे। पहला भाग में वर्गीकृत किया है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें हम पूरा दूसरा हम हिमालय पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे। फिर हम दूसरे वर्गीकरण के रूप में उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे। तीसरे भाग के अंतर्गत हम प्रायद्वीपीय पठार उत्तर प्रदेश चौथे वर्गीकरण के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें पश्चिमी तट और पूर्वी तट का भी अध्ययन करेंगे। और फिर लास्ट में हम दोनों समूह में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की चर्चा करते हुए भारत के भौगोलिक वर्गीकरण को समाप्त करेंगे। इतना क्लास में आएगा पूरा 5वां, जो भारत का भौगोलिक वर्गीकरण है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत। अब आपकी स्लाइड में देखता हूँ थोड़ा उसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर है। इसमें जो आज हमने पढ़ा है वो देख लेंगे, और उससे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ठीक है, कुछ जानकारी है वो आपको क्लियर कर देता हूँ। फिर हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें आखिर कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं जितना हमने पढ़ा है। क्लियर है? अब मैं बोर्ड ओपन करूंगा, उसमें चीज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे बस। तो आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, उसमें आपको मैं मिटाऊंगा, और जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो बता कर मैं सीधा सा अपने क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में चलेंगे। देखिए, भारत का मैप आप बनाना सीख जाइएगा, मेरे साथ अगर जुड़ेंगे तो आप भारत का मैप चंद सेकंडों में बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, ये भारत का उत्तर है। ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान की सीमा लग जाती है, तो यहाँ अपना बांग्लादेश है, ऐसे करके तो इधर म्यांमार। ठीक है, इसका मतलब यहाँ चली आ रही है, चली। और यहाँ अपना अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप है, यहाँ पे श्रीलंका है। ऐसा क्या है, थोड़ा सा उत्तर देखना है। अब देखिए, भारत की यहाँ से लेकर, कहाँ से, यहाँ से लेकर ये पूरी, यहाँ तक ये सीमा रेखा है, इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा रेखा। क्या बोलते हैं? स्थलीय सीमा रेखा। इसकी लंबाई कितनी है टोटल?
इसकी टोटल लंबाई कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है, मतलब ये स्थल से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ चाइना है, यहाँ पे नेपाल आ गया, यहाँ पे भूटान है, इधर म्यांमार या बांग्लादेश है, देशों से टच कर रही है, स्थलीय भूभाग से जुड़ी हुई है। लेकिन ये नीचे जो है इसको बोलते हैं हम जलीय सीमा या तटीय सीमा, तो हम कहेंगे इसको तटीय सीमा, सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा। ये कितनी है, तो तटीय सीमा रेखा की लंबाई है 7600 किलोमीटर, 7600 किलोमीटर। क्लियर है इतना? 7600 किलोमीटर लंबी है भारत की कुल तट रेखा या तटीय सीमा रेखा की संख्या की लंबाई, और स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर। अब ये भारत का जो संपूर्ण भूभाग है इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का, तो भारत के संपूर्ण भूभाग का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये इसको बोलते हैं, जैसे बोला जाता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्या एरिया, एरिया कितना हो गया भारत का संपूर्ण, ये स्थलीय रेखा की लंबाई, तटीय रेखा की लंबाई, तो अच्छी चीज। आज वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, आज भारत में वर्तमान में कितने राज्य, तो आपको दिखाई देंगे अब 28 राज्य बचे। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कितने, तो इसकी संख्या है 9, पता होगा आपको, पहले 7 थे 2 बन गए। जम्मू कश्मीर राज्य से हटा तो 29 से रह गए राज्य 28, 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे, तो जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में टूटकर बना है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये सामान्य जानकारी है, राज्य कितने हैं, और सामान्य जानकारी आपको 9th क्लास में या फिर 9th क्लास में मिलेगी, इसमें कुछ दे रखा है, कैपिटल क्या है, नॉर्मल जानकारी, कैपिटल क्या है, क्षेत्रफल कितना है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे गोवा है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल में छोटा, गोवा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश तो आपको पता ही है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, इधर राजस्थान आ जाएगा, यहाँ पे राजस्थान है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में बड़ा राजस्थान हो गया, सबसे छोटा क्षेत्रफल में गोवा हो गया। अब यूनियन टेरिटरी में लद्दाख सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पहले जम्मू कश्मीर ऐसा था, पूरा जम्मू कश्मीर था ऊपर वाला, अब यहाँ से करके ये तो बन गया जम्मू कश्मीर, ये ऊपर का बचा लद्दाख, पर वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो सकता है, कौन सकता है, इधर लक्षद्वीप है, छोटा पॉइंट पे लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप समूह। क्लियर हुआ? अब मैं आपको भारत के कौन कौन से जिले, कौन कौन से राज्य कहाँ ये बताऊंगा, फिर अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में पहुंचकर देखेंगे। आप वीडियो पॉज करके सारी चीजों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। भारत का नीचे से मैं थोड़ा सा कर बनता है, लेकिन कोई समझा नहीं सकता हूँ आपको। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको 7 बहन कौन कौन सी, ये है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ठीक है। देखो गिनते जाना, 7 बहनें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सभी राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में है वो एक ही राज्य से अलग होकर बने। तो पहले ये पूरा क्या था, असम, तो ये पूरा मान लीजिए आप क्या है
असम, ठीक है, असम। एक राज्य अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य नागालैंड, तीसरा राज्य मणिपुर, चौथा मिजोरम, चौथा त्रिपुरा, पांचवा यहाँ पे मेघालय है, मेघालय, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो, तो ये हो गए 7 सिस्टर। इन सातों को क्या बोलता है? 7 सिस्टर बोला जाता है, ठीक है। ये तो हो गए नॉर्थ ईस्ट में। अब वो राज्य भी देखते हैं कौन कहाँ पे किसकी लोकेशन है। ये वाला है हिमाचल प्रदेश। फिर यहाँ चलेंगे आगे हम, ये है उत्तराखंड, UTT। फिर हम चलेंगे, ये पंजाब और ये हरियाणा, पंजाब हरियाणा हो गए। फिर हमारा ये पूरा राजस्थान, ये गुजरात, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश, यहीं पर बिहार, और फिर ये यहाँ पे ऊपर जो है ये सिक्किम, सिक्किम हो गया। बिहार के जस्ट नीचे झारखंड, ये राज्य के नाम लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। फिर अपना मध्य में जाएगा मध्य प्रदेश, MP, लेकिन मध्य प्रदेश से ही लगा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़, ऐसे करके छत्तीसगढ़। यहाँ पे ये हमारा जितना यहीं से विस्तार, यहीं से लेकर इतना, ये हमारा पश्चिम बंगाल, जिसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं। उसके नीचे ये वाला ओडिशा, ये ओडिशा हो जाएगा, लिखते जाइएगा, ठीक। यहाँ से ऐसे ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और ये कर्नाटक की सीमा पर, ये क्या है? कर्नाटक की सीमा के बीच में गोवा, ठीक है। फिर नीचे लास्ट में अपना आ जाएगा यहाँ पे केरल, यहाँ पे आ जाएगा अपना तमिलनाडु, और ये बचा हुआ है अपना कौन सा? आंध्र प्रदेश। लेकिन अब इससे एक राज्य अलग बना है अभी, तो उसका नाम है क्या? तेलंगाना, ठीक है। भारत के सभी राज्य हो जाएंगे, 28 राज्य आपको दिख जाएंगे, सारे गिन लेना, 28 राज्य आपको दिखाएंगे। अब यूनियन टेरिटरी देखते हैं। यूनियन टेरिटरी के अंदर सबको बताने की कोशिश करूंगा। ये हो गया अपना लद्दाख, और ये वाला हो जाएगा आपका J&K, जम्मू कश्मीर। 2 यूनियन टेरिटरी कंप्लीट। फिर आपका यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, उसका नाम है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चंडीगढ़। कितनी टेरिटरी? 1 2 3। फिर यहाँ पर आपको दिखेगी एक इस हिस्से पे और एक यहाँ हिस्से पे, इसका नाम है दोनों का दमन एवं दीव, दमन एवं दीव। वहीं फिर आपको यहाँ पे 2 टेरिटरी और दिखाई देगी, महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पे, इसका नाम है दादर एवं नगर हवेली। तो यहाँ पे लाता हूँ, थोड़ा क्लियर दिख जाएगा आपको। दादर नगर, ठीक है, और ये जाएगा दमन, ठीक है। दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली। कितना होगा? 3, ये चौथा, और 5वां
ठीक है। लक्षद्वीप आपको चार चार राज्यों में दिखाई देगा, दो यहाँ पे हैं, एक आंध्र प्रदेश में, एक केरल में। इन चारों का नाम है पांडिचेरी। आज इसका नाम बदल गया है, पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी। ठीक है, कितने हो गए? 6 केंद्र शासित प्रदेश। एक इधर आपको लक्षद्वीप दिखेगा यहाँ पे डॉट 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 के रूप में, इसका नाम हो जाएगा लक्षद्वीप। ये हो गया आपका 7वां, हो गया 7वां। 8वां आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो मैंने बनाया था, तो 8वां हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और 9वां हो जाएगा अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल दिल्ली। ठीक है, तो ये 8 केंद्र शासित 9 केंद्र शासित प्रदेश और आपको 28 राज्य दिख जाएंगे। ठीक है, तो स्लाइड का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो पॉज करके सारी चीज़ों को लिख लेना। ये आपको सुनने में जल्दीबाजी में हो गया तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं वीडियो। मैं आपको स्लाइड पर क्वेश्चन को ले जाता हूँ, कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? आप एशिया का मैप देखेंगे, अपन पूरा का मैप, तो उसमें आपको दक्षिण में दिखाई देगा। तो आंसर भारत एशिया के भाग में स्थित है। भारत एशिया के कितने भाग में होता है? भारत के उत्तर में देशों के नाम लिखिए। आपने बताया था पूरा बना के उत्तर में कौन कौन से देश? अफगानिस्तान आ जाएगा, चाइना भी आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा। अफगानिस्तान को आप हटा भी सकते हो क्योंकि उत्तर पूर्व उत्तर विषय दोनों है। अफगानिस्तान जैसे चाइना, नेपाल और भूटान इसमें आ जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो महासागर आपने बताया नहीं तो कैसे दे पाओगे? मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हिंद महासागर दक्षिण में अवस्थित। दक्षिणी भाग में अवस्थित है। पहले का आंसर हो गया, दूसरे का आंसर नेपाल, भूटान, चाइना और अफगानिस्तान हो गया। सेकंड क्वेश्चन के दो क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर के विशाल मैदान की विशेषता बताई, तो अभी हमने ये नहीं पढ़ा, कल की क्लास में आएगा तो इसको छोड़ेंगे। भारत को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है? तो हमने प्राकृतिक विभागों में तो बांटा है, वही भौगोलिक वर्गीकरण 5 विभागों में बांटा है। तो आप लिखेंगे कि भारत को 5 प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है। सभी के नाम लिखते हुए सभी के एक एक भाग का वर्णन कीजिए, किसी के एक भाग का वर्णन कीजिए। तो सभी के नाम लिख देंगे आप। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, द्वीप समूह, ये आपको बताया है, ये लिख सकते हैं। फिर एक भाग का वर्णन हम कल की क्लास में इसको पूरा डिटेल से पढ़ेगा। फिर सही आपको चुनना है। निम्न में से दक्षिण के पठार में कौन सा पर्वत है? तो ये भी हमने नहीं पढ़ा, कल की क्लास में आएगा तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? अब बताइए। अब दक्षिण में मैंने पूरा मैप बनाया था, सभी उत्तर में लिखे थे, सिर्फ एक देश लिखा था दक्षिण में, श्रीलंका। तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका देश अवस्थित है। फिर है निम्न में से भारत का राज्य कौन सा है? अब देखो, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी मैंने बताया, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी, अरुणाचल प्रदेश मैंने आपको राज्य के रूप में बताया, तो राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश। हमारे देश में कुल कितने प्रदेश हैं? पर इसका आंसर अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो 29 आएगा, लेकिन आज वर्तमान में अगर देखें तो 28 राज्य हमारे देश में। कितने राज्य? 28 राज्य भारत के भूभाग में। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं भारत के केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? बुक के अनुसार इसमें अभी 7 ही है, लेकिन आज वर्तमान में 9 हो गई, तो ये भी आपको पता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु मैंने आपको बताया था, कैप कैमोरियन। भारत का पर दक्षिणतम बिंदु पूछा है तो इंदिरा पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो ग्रेट निकोबार में मैंने बताया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का पूर्वी तटीय मैदान बहुत विशाल है, ये बोल रहे हैं, लेकिन अभी हम पूर्वी तटीय मैदान बहुत विशाल। त्रिपुरा की राजधानी, सभी के आपके होमवर्क रहेगा, सभी राज्यों की कैपिटल आपको करना है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? भारत के पश्चिम बोला है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश अवस्थित? आप खुद बता देना, मैप अगर आपके पास होगा, अगर आप देख पाओगे, अभी मैंने मैप का आपको पूरा डिटेल में बताया था, तो पश्चिम में कौन सा है? तो आ जाएगा अपना पाकिस्तान। सही जोड़ी मिलाना है।
कैपिटल है ये भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हरियाणा की हो जाएगी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी बदल चुकी है, तेलंगाना की है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। ठीक है, अब देखिएगा ये मैप आपको करना है, इसमें डॉट बनाए हुए हैं, डॉट कहाँ पे डॉट है देखना, रेड कलर के डॉट मिल जाएंगे आपको उसको। तो हिमालय पर्वत बताना है, ये पूरी रेखा खींची हुई है, कर्सर देखिएगा आप, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हिमालय पर्वत संरचना, इसको एक नाम देना है। और विंध्याचल पर्वत लिखा है तो एक ऊपर करता हूँ का समय, ये विंध्याचल पर्वत पूछा है आपसे, ये हो जाएगा अपना विंध्याचल पर्वत, ये वाला। फिर पूछा है नीलगिरी पर्वत, तो पूरे दक्षिण भारत में चले जाइए, ये नीलगिरी पर्वत। अपन पूरा जो अभी भौगोलिक वर्गीकरण नहीं पढ़ा है ना, उसमें आ जाएगा, सारे नाम आएंगे। ये सारा मैप है ना, अपन तभी तो करेंगे उसको जब पूरा भौगोलिक वर्णन कर लेंगे। वैसे आपको सभी नाम नॉर्मली पता है, कहाँ भोपाल ये पड़ जाएगा, मुंबई आएगा इधर, और नीचे साउथ में यहाँ पे मद्रास आ जाएगा। ऐसे करके सभी के नाम आप लिख सकते हैं। ये तो शायद 7th क्लास का है या 6th क्लास का है ये आपको 7th क्लास का ये भी आपको बताया जाएगा, कर्क रेखा बताया जाएगा। देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आज तो लद्दाख है, लेकिन किताब के हिसाब से जो बुक में दिया है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, लेकिन अब बदल गया। भारतीय प्रायद्वीप पठार किस पठार की चट्टान है, तो ये भी पढ़ेंगे हम, अभी नहीं पढ़ाएंगे। देखो अति लघु तीन कितना सिंपल बताया, पूछा है किन किन नामों से जाना जाता है, आप बता सकते हो। भारत का क्षेत्रफल लिखिए, लिख सकते हो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश है बता सकते हो। दो द्वीपीय पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, द्वीपीय पड़ोसी एक हो जाएगा अपना मालदीव, एक मालदीव इधर थोड़ा श्रीलंका का नाम, श्रीलंका के नीचे थोड़ा पश्चिम की ओर, और श्रीलंका लिख देना। पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं दो झीलों के नाम ये भी हम पढ़ेंगे आगे। भारत की किन्हीं द्वीप का निर्माण प्रभाव ये भी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाए। नीचे वाले क्वेश्चन अभी बाकी रह गए, सारे क्वेश्चन अपन कल की क्लास जैसे पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा अपनी सारी चीजें। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे, ठीक है। और यदि आपको सेकेंड वेट कीजिएगा थोड़ा सा, कुछ बातें फिर क्लास को अपन ऑफ करते हैं। जैसे कि यदि आज की क्लास, जैसे कि हर डे आपको एक क्लास उपलब्ध होती रहेगी, एक या दो हिस्ट्री का भी अभी कुछ देर बाद आपको वीडियो प्रोवाइड होगा हिस्ट्री का। तो यदि आपको क्लास से संबंधित कोई डाउट हो तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना होगा 8815818672 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9971940117, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं यदि कोई संभव हो। लेकिन आपसे मैं एक निवेदन करूँगा, चैनल को आप, ये सामरे ट्रेनिंग क्लासेस का चैनल है, वीडियो जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं चैनल पर, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसकी वजह यह है कि आपको आने वाले वीडियो की लिंक भेजना ना पड़े, तुरंत आपके स्क्रीन पर आ जाए, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ठीक है। 95 का आइकन बना होता है वहाँ पे, ठीक है, ऑल करके उसको प्रेस कर देना। आप सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में रेड बटन रहेगा, तो आप उसको बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मैं जितने वीडियो प्रोवाइड करूँगा आपको उसको प्रेस करना, आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मिलते रहेगा। तो आप, ये पहला यूट्यूब जैसा चैनल है जो एमडी बोर्ड के लिए आपकी क्लासेस उपलब्ध करवाएगा, तो आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, और आपको हर टॉपिक कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो इस प्रकार से मैं आपको डील करता हूँ, पूरा ध्यान रखूँगा, ठीक है। निश्चिंत रहिए,
सारे डाउट जो भी डाउट बनते हैं निश्चिंत होकर पूछें। ठीक है, आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।